जय हिंद बच्चों, आज हम फिज़िक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसे हिंदी में सरल रेखा में गति भी कहा जाता है। इसको समझने से पहले हम फिज़िक्स की दो ब्रांचों को डिस्कस करेंगे, मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स, जिनको हिंदी में यांत्रिक और प्रकाशिकी भी कहा जाता है। ये ब्रांचेस फिज़िक्स की बहुत पुरानी ब्रांचेस हैं। जैसे अपन बात करते हैं मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम दो बॉडी के टकराने की बात करेंगे, जिसमें एक बॉडी के मोशन की बात करेंगे, बॉडी के रेस्ट की बात करेंगे। तो आज हम, क्योंकि हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो हम एक मैकेनिक्स का ही पार्ट पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स, जैसा कि हम जानते हैं, ऑप्टिक्स लाइट की स्टडी को कहते हैं। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, जिसको हिंदी में निर्देश तंत्र भी कहा जाता है। निर्देश तंत्र एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिससे कंपेयर करके हम किसी भी बॉडी के रेस्ट या फिर उसके मोशन को बता सकते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम जड़त्वीय निर्देशिक तंत्र कहते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम को हम अजड़त्वीय निर्देशिक तंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जहां पर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक स्टेशनरी पॉइंट होता है या फिर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिनमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है। इसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी बॉडी को हम रेस्ट बोलेंगे और कौन सी बॉडी को हम मोशन में बोलेंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पेड़ है, उस पेड़ के रिस्पेक्ट में ये जो बच्ची यहाँ खड़ी हुई है वो आपको दिख रही है। अब आप टाइम के साथ देख रहे हैं इस बच्ची की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं ये बच्ची जो है ये रेस्ट में है। अब कुछ समय बाद अपन ने देखा पेड़ की पोजीशन के रिस्पेक्ट में बच्ची और उसके गार्जियन की पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि बच्ची और उसके गार्जियन मोशन में है। तो हम लोगों को किसी भी चीज़ का मोशन या रेस्ट बताने के लिए हमें कई एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है और उसे ही हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपने क्रिकेट में देखा होगा, क्रिकेट की बॉल जिसका साइज़ एक फाइनाइट साइज़ होता है, बहुत छोटी बॉल होती है, और लेकिन उसका साइज़ होता है जिसको हम अपने पाम में इजीली होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जब हम उस क्रिकेट में देखते हैं, क्रिकेटर जब उसको हिट करता है तो बॉल का जो डिस्टेंस जो ट्रैवल होता है, वो डिस्टेंस के ट्रैवल जो बॉल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके कंपैरिजन में उस बॉल का साइज़ बहुत कम होता है। इसलिए हम उस बॉल के साइज़ को या तो नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि उस बॉल का साइज़ एक पॉइंट साइज़ है। तो यहाँ से अपनी पॉइंट साइज़ की डेफिनेशन अपन को कुछ इस तरह मिलती है। जब किसी वस्तु का आकार या साइज़ और विमाएँ या डायमेंशन उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत कम होती है तो उस वस्तु को हम बिंदु वस्तु मान लेते हैं। अगर हमें किसी स्पेस में घूमती हुई वस्तु की पोजीशन पता करनी है तो उसकी पोजीशन पता करने के लिए हमें एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जैसे x, y और z। अगर कोई वस्तु सिर्फ एक ही एक्सिस पे मूव कर रही है, या तो x पे या y पे या फिर z पे, तो अगर वो एक ही एक्सिस पे मूव कर रही है तो हम इस टाइप के मोशन को मोशन इन वन डायमेंशन कहेंगे। अब अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूरी या डिस्टेंस। किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी जो पाथ उसने ट्रेस किया है उस पाथ की लंबाई को हम दूरी कहेंगे। डिस्टेंस, जिसको अपन लोग पाथ लेंथ कहते हैं, क्योंकि ये लेंथ है तो इसकी एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट होगी मीटर, लेकिन सीजीएस सिस्टम की अपन बात करते हैं तो सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर।
मीटर। अब बात करते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूला का, क्योंकि अपन ने पढ़ा था जब भी अपन कोई भी डेफिनेशन यूज़ करेंगे अपन को डायमेंशनल फार्मूला देखना पड़ेगा। तो डायमेंशनल फार्मूला, यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला, क्योंकि हम मास की बात नहीं कर रहे हैं तो m0 लेंथ, यहाँ पर अपन लोग एक क्वांटिटी ले रहे हैं तो इसको l रखेंगे और t की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम हिंदी में विस्थापन कहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कितना चेंज करता है वो कहलाती है उसकी डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में हमने एक वर्ड यूज़ किया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात करी तो इसलिए हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरी तरफ अपन ने डिस्टेंस की बात करी थी, डिस्टेंस क्या थी, एक स्केलर क्वांटिटी थी, क्योंकि वहाँ पे अपन ने डायरेक्शन की बात नहीं करी थी। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट जिसे हमने अभी भी देखा चेंज इन पोजीशन। अब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज होती है तो उसकी पोजीशन को नापने के लिए भी हमें किसी मीटर स्केल की आवश्यकता होगी। तो हम इसकी यूनिट देखेंगे SI सिस्टम में मीटर। जब हम CGS सिस्टम की बात करते हैं तो इसकी CGS सिस्टम में यूनिट होगी सेंटीमीटर। अब क्योंकि इनकी यूनिट्स या इकाइयाँ सेम हैं तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी डिस्टेंस के सेम होगा, दैट इज m0 l t0। ये अपनी बात हुई डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट को अपन और अच्छे से एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जो किसी एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और उस सर्कुलर पाथ पे मूव करके उसने एक सेमी सर्कल ट्रेस किया है। तो हमको बताना है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितना डिस्प्लेसमेंट। दोनों ही क्या है, दोनों ही मीटर्स में आएंगे अपने। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डिस्टेंस। जैसा कि हमने अपनी परिभाषा में पढ़ा था कि जो पाथ लेंथ होती है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे पाथ लेंथ अपन देख रहे हैं एक सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला, लेकिन अपन को तो सर्कल के पूरे पेरीमीटर का फॉर्मूला मालूम होता है, तो अपन क्या करेंगे, सर्कल का सर्कमफरेंस निकालेंगे जो होता है 2 पाई r। अब यहाँ पे हमको मालूम है हम एक पूरे सर्कल के सर्कमफरेंस पे ना घूम के आधे सर्कल के सर्कमफरेंस पे ही घूम रहे हैं, इसलिए हम निकालेंगे सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल। उसके लिए हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/2 इंटू 2 पाई r। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अपने पास जो बचेगा वो बचेगा पाई, उसकी वैल्यू होती है 22/7 इंटू r की वैल्यू हमें 7 मीटर गिवन है, तो r की जगह 7 मीटर पुट कर देंगे। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 22 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि इस पाथ को ट्रेस करने में बॉडी ने 22 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। तो हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस A पॉइंट से ये B पॉइंट हो गई है, लेकिन अब यहाँ पे हमको पाथ से मतलब नहीं है। पाथ क्या ट्रेस किया है, अपन को इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको मालूम है, जैसा इसकी रेडियस क्या है, r है, जो अपन ने 7 वैल्यू दी हुई है, तो 7 + 7। तो यहाँ पे अगर अपन इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वो होगा AO + OB, सो दैट इज 7 + 7 14 मीटर। ये आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद हम पढ़ेंगे स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे हम स्पीड कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि अपन ने पढ़ा किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो दूरी तय करता है कोई ऑब्जेक्ट उसे हम स्पीड कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इसकी यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस को मीटर में नापा जाता है इसलिए हम इसकी यूनिट रखेंगे मीटर, और टाइम को सेकंड्स में कैलकुलेट करते हैं तो इसलिए हम बोलेंगे इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड इन SI सिस्टम। पर CGS सिस्टम के लिए इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड।
अब जैसा कि हमें मालूम है हमने यहाँ पर किसी भी तरह के डायरेक्शन की बात नहीं करी है, इसलिए हम बताएंगे ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसका हम डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। जैसा कि हमें मालूम है फॉर्मूले में यहाँ पे मास की हम बात नहीं कर रहे हैं तो अपन m⁻0 करेंगे। लेंथ की बात हम यहाँ कर रहे हैं तो लेंथ की जगह हम l रखेंगे। यहाँ पर हम टाइम की बात तो कर रहे हैं लेकिन टाइम जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो t⁻ यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0l t-1। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वेलोसिटी, जिसको हिंदी में वेग कहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, उसे हम उसकी वेलोसिटी कहते हैं। तो अपन इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट कितना अपनी पोजीशन को चेंज करता है, उसे हम उसका वेलोसिटी बोल सकते हैं। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि मैंने आपको बोला एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तय की गई दूरी। अब पर्टिकुलर डायरेक्शन में तय की गई दूरी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसकी फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसकी यूनिट्स की बात करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की अपन ने यूनिट देखी थी मीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड। ये अपना ऐसा ही सिस्टम में होगा। अब हम बात करते हैं इसकी सीजीएस सिस्टम में यूनिट की। तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ को अपन कैलकुलेट करते हैं सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में। तो इसकी सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसके बाद अपन इसका डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला जब हम देखते हैं तो इसके डायमेंशनल फार्मूला भी हम देखेंगे। इसमें मास नहीं है तो m=0। लेंथ की बात हम कर रहे हैं तो l आ जाएगा और टाइम जो है वो डिनोमिनेटर में जैसा अपने पास स्पीड में था तो यहाँ पर आ जाएगा t-1। तो अपन कह सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, लेकिन यहाँ पे वही बात आती है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, इसी तरह वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अभी हमने स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ा। अब हम देखते हैं स्पीड को थोड़ा और अगर हम अच्छे से पढ़ें, स्पीड भी 3 तरह की होती है। पहली यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरी इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को पहले अपन डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इस टाइप की स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। जिस तरह से हमने यूनिफॉर्म स्पीड को पढ़ा, अब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? सेम टाइम इंटरवल में अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अपन देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होना इम्पॉसिबल है। सपोज करें कि अपन गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाएंगे, जैसे ही अपन गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं कोई ऑब्स्टेकल आगे आने की वजह से हमको अपनी गाड़ी को रोकना पड़ता है। फिर हम थोड़ा और आगे जाते हैं, कोई ब्रेकर आता है, ट्रैफिक जैम होता है, तो फिर हमको अपनी गाड़ी को रोकना पड़ता है। तो हमारे लिए यूनिफॉर्म स्पीड की कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे ही हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी कल्पना करना थोड़ी सी मुश्किल है अपनी डे टू डे लाइफ में, इसलिए हम यूनिफॉर्म स्पीड के अलावा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को भी पढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब अपने आगे क्वेश्चन आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड एक सेकंड में उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड, तो अपन एक्चुअल स्पीड इसकी क्या माने, ये अपने आगे एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे केसेस के लिए हम इन सभी स्पीड्स की एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड को अपन लोग डिस्कस करते हैं। एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट की वो स्पीड होती है जिसमें हम उसके पूरे डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। एवरेज स्पीड को हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और टोटल टाइम टेकन के रेशो को भी बोल सकते हैं। एवरेज स्पीड जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हम बात करते हैं एक ऑब्जेक्ट की जो S1, S2, S3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है T1, T2, T3 टाइम इंटरवल में।
अब हम इसकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस यहाँ पर होगा s1 प्लस s2 प्लस s3 और टोटल टाइम यहाँ पर होगा t1 प्लस t2 प्लस t3। इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है तब उसके हर एक टाइम इंटरवल की स्पीड अलग अलग होती है। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, कोई बहुत छोटे टाइम इंटरवल पे अगर हम उसकी स्पीड देखते हैं तो उस स्पीड को हम उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। जिस तरह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हमने एवरेज स्पीड निकाली थी जो उसकी एक औसत गति भी कह सकते हैं, यहाँ पर भी हम एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? जब कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। और ऐसे केसेस में वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आपके स्क्रीन पर है। जैसा कि हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट O से चलना स्टार्ट करता है और कुछ 9 सेकंड के बाद वो पॉइंट A पर पहुंचता है। तो हमें यहाँ पर निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी और स्पीड कितनी होगी। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसकी वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ से हम देखेंगे O से लेके A के बीच में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम A की पोजीशन देखते हैं जो है 180 माइनस अपन O की पोजीशन देखते हैं जो है 0 अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे अपने जो टाइम टेकन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 सेकंड है, तो 9 सेकंड अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 180/9। जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो इसके बाद अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरे केस में हमको बोला है ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालने के लिए, तो स्पीड के लिए हमको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। तो हम देखेंगे O से लेके A तक के बीच का डिस्टेंस जो कितना होगा 180 माइनस 0 और यहाँ पर टाइम क्या आएगा अपने पास 9 सेकेंड। तो 9 सेकेंड सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अपना वापस आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो अपन ने देखा क्वेश्चन के पहले केस में दोनों टाइम सेम थे और दोनों की पोजीशन भी क्या थी, सेम थी, इसलिए हमको वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम मिली। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट O से स्टार्ट होके A पे पहुंचता है जिसमें इसको टाइम लगता है 9 सेकेंड और उसके बाद ऑब्जेक्ट A से वापस रिटर्न होके पॉइंट B पर पहुंचता है। तो पॉइंट B पर पहुंचने में उसको लगते हैं 6 सेकेंड्स। तो अब हमें इस केस में फिर से इसकी वेलोसिटी और स्पीड कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे इसकी वेलोसिटी। जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अगर हम देखें ऑब्जेक्ट ने O पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था, A पॉइंट पर वो पहुँचा, उसके बाद वो वापस B पॉइंट पर आया, तो अपन इसकी नेट पोजीशन में जो चेंज आया है उसको हम क्या मानते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम देखें इसकी पोजीशन कितनी हो गई 120 फाइनल पोजीशन और इसकी इनिशियल पोजीशन कितनी थी 0। तो हम 120 में से 0 को माइनस कर देंगे। अब बात करते हैं टाइम की। तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा था 9 सेकेंड्स और उसके बाद A से लेके B पर आने में इसको 6 सेकेंड लगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को कम कर देंगे और टाइम को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसा करने पर अपना आंसर आएगा 120/15। सॉल्व करने पर हमारा आंसर मिलेगा हमको 8 मीटर पर सेकेंड, जो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी O to B के लिए। अब हम इसका दूसरा पार्ट निकालते हैं, स्पीड, जो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने O से लेके A तक जाने में 180 मीटर का पाथ ट्रेस किया। इसके बाद A से B तक आने में इसने टोटल 20 दैट इज 60 मीटर और ट्रेवल किया। ऐसा करने पर इसको जो टोटल टाइम लगा वो लगा 9 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड। तो हम इसको 9 + 6 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने पर
अपना आंसर आएगा 240/15। जब हम 240 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 16 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी और स्पीड को अच्छे से समझने के बाद अब हम कुछ ग्राफ्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसे हम स्थिति समय ग्राफ भी कह सकते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ में हम पोजीशन को y एक्सिस में लेते हैं और टाइम को x एक्सिस में लेते हैं। यहाँ आप बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉटेड है जिसमें पोजीशन को हमने y एक्सिस पे लिया हुआ है और टाइम को x एक्सिस पे लिया हुआ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अगले 1 सेकंड में उसने वापस 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर अगले 1 सेकंड में उसने वापस 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हर 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होती हुई जाती है तो हम बोल सकते हैं ये जो मोशन है ये कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन में अपन ने देखा था जब कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो इस टाइप के मोशन को हम यहाँ से बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब ये ग्राफ अपन लोग पढ़ें क्यों इसका यूज़ होगा, तो इसको अपन समझते हैं। अगर हमें कभी भी पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो और हमें इसकी स्पीड, जो स्पीड यहाँ से हम देख रहे हैं वो निकालने को कहा गया हो, तो हम यहाँ पे स्पीड को किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे हम इस पूरे टाइम इंटरवल में देखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ है 5, और टोटल टाइम हम ने 5 मीटर करने में जो लगाया है वो 5 सेकंड्स लगाए हैं। तो हम कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकंड है। एक तो इसका तरीका ये हुआ, एक अगर हमें कभी इसका एंगल दिया हो तो हम कह सकते हैं इस लाइन का स्लोप निकाल के भी हम इसकी स्पीड को निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। अगर हम यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल को एज्यूम कर लें, जैसे मैंने यहाँ पर ट्राइंगल एज्यूम किया हुआ है O, A और B। इस ट्राइंगल में अगर हम tan थीटा जिसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा AB जिसकी दूरी 4 मीटर होगी, और बेस यहाँ पे होगा BO जिसकी डिस्टेंस अपन देखेंगे इस ग्राफ से तो ये भी 4 मीटर होगी। तो इसको कैंसिल करके भी हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप हमको स्पीड बताता है, जैसा हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस पे देख रहे हैं। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि अपने पास कुछ टूटी हुई लाइंस यहाँ पर दिख रही हैं। तो यहाँ पे टूटी हुई लाइंस का मतलब क्या है वो समझते हैं हम। देखिए, पहले 1 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसको हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। फिर अगले 1 सेकंड में अपन ने देखा उसने कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया क्योंकि उसकी पोजीशन क्या थी, 3 थी 2 सेकंड्स पे, और P ही पोजीशन थी उसकी 3 सेकंड पे। तो ये जो पार्ट आता है ये अपन को बताता है रेस्ट। तो अपन को ये भी याद रखना बच्चों कि कभी भी अपन लोगों को पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर कोई लाइन हमको टाइम के पैरेलल मिलती है, टाइम के एक्सिस के पैरेलल मिलती है, तो वो रेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। और अगली बार बात करते हैं 3 के बाद 4 सेकंड में। यहाँ पे 1 सेकंड में हमने देखा उस ऑब्जेक्ट ने वापस 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक बराबर टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ये किसका ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ के बाद अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें y एक्सिस पे हम वेलोसिटी को लेते हैं और x एक्सिस पे हम टाइम को लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको बोर्ड पर मैंने बताया हुआ है, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें y एक्सिस पे हम वेलोसिटी का कंपोनेंट ले रहे हैं और x एक्सिस पे हम टाइम को ले रहे हैं। हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसकी वेलोसिटी 0 टाइम पर 3 मीटर पर सेकेंड थी। फिर हमने इसकी वेलोसिटी 1 सेकंड बाद ऑब्जर्व करी
तो फिर से इसकी वेलोसिटी हमें 3 मीटर पर सेकेंड निकली। फिर हमने इसकी वेलोसिटी 2 सेकेंड पे देखा, तब वहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड थी। इसी तरह 5 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी जो थी वो 3 मीटर पर सेकेंड थी। तो हम कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। अब अपन बात करते हैं कि अगर हमसे कहा जाए कि इस ऑब्जेक्ट ने 0 से लेके 5 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरह निकाल सकते हैं वो देखिए। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकालते हैं, जो एरिया एनक्लोज किया है ग्राफ ने, तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी ही एनक्लोज सरफेस का एरिया निकालेंगे। एनक्लोज सरफेस का एरिया, क्योंकि अपन देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे जो है 5, और ब्रेथ यहाँ पे हमको मिलेगी 3। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर अपना आंसर आएगा 15। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम एरिया एनक्लोज निकालते हैं तो वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, तो हम यहाँ पे इसकी यूनिट ऐसा यूनिट मीटर रख देंगे। अब आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए। जो आज मैंने पढ़ाया है उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। थैंक यू।